सबसे पहले बॉल आपके कोर्ट से निकले तो ज्यादा बेहतर हो कि आप मुझे बताएं कि जब आप लीगल अनुवाद कर रहे हैं मैराथन के जो पैसेज हम दे रहे हैं उसको, या फिर बाकी हमारा जो ऐप पे पड़ा हुआ पहले के पैसेज हैं उनको, तो आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है अदर देन टर्मिनोलॉजी, जो लीगल ग्लॉसरी है उसको छोड़कर, क्योंकि लीगल ग्लॉसरी के ऊपर तो आपको मेहनत करनी ही है, उसको आपको रटना है, रट के ही मतलब रटना ही एक उसका विकल्प है और कोई विकल्प है नहीं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, लगातार हमारा रात को 8 बजे में सेशन चलता है जिसमें कि आप लोग ग्लॉसरी के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। तो उस ग्लॉसरी के ऊपर आपकी जो कमांड बन रही है वो तो एक एस्पेक्ट है, उसको छोड़ के उसके अतिरिक्त और क्या समस्या आपको आ रही है जब आप लीगल अनुवाद कर रहे हैं तब। तो पहले आप मुझे ये बताएं, उसके बाद फिर हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे और उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का हमारा जो पैसेज है, लीगल पैसेज है, उसका जब हम अनुवाद करेंगे तो उन बिंदुओं को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें हमें किस प्रकार से एड्रेस करना है। कोई भी साथी जिन जो कर रहे हैं लगातार लीगल अनुवाद, तो उन्हें किस तरह की समस्या आ रही है, क्या इश्यूज आ रहा है लीगल अनुवाद करते हुए। सबसे पहला तो सर वर्ड का इशू आ रहा है कि वर्ड बहुत सारा वर्ड मैंने कर ली, टर्म्स की बात मैंने कर ली, उसके अतिरिक्त हाँ, दूसरा सर सेंटेंस फॉर्मेशन का, बड़े बड़े सेंटेंस को सर कैसे फॉर्मेट करेंगे उसका दिक्कत आता है। बस दो ही प्रॉब्लम ज्यादा दिखने में आता है सर। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी तो फिलहाल सर यही है। नहीं, बाकी अन्य साथी जो है वो भी बताएं उसके अतिरिक्त क्या इशू आ रहा है। जब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं ना, वो ट्रांसलेशन एग्जैक्ट लीगल जैसा नहीं साउंड करता। मैं जब भी उसको ट्रांसलेट करती हूँ पूरा वो लीगल सा नहीं दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत सरल शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, या मतलब इसके लिए क्या करें। ऐसी समस्या आपको हिंदी से इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश से हिंदी में आ रही है? सर मुझे दोनों में ही आ रही है। ज्यादातर ये इंग्लिश से हिंदी वाले में आती है। ठीक है, ओके। और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैं ये मान के चलूं कि बाकी जितने भी यहाँ पे 37-38 लोग हैं, इन 2 लोगों को छोड़ करके सब परफेक्टली कर पा रहे हैं लीगल ट्रांसलेशन। गुड इवनिंग सर। सर सेम प्रॉब्लम है, ग्लॉसरी को अगर छोड़ दे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा वो जो हिंदी से इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, तो प्रॉपर जो वर्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे कि आज का ही जो लैब 2 का डे 2 था जो मिला था करने के लिए, उसमें काफी प्रॉब्लम हुई लास्ट वाले पैराग्राफ में। मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे से हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा था। तो लगा कि एक प्रॉपर टाइम में आप जितना कर सकते हैं उतना ही करे। उसकी मतलब उसको जब सही करना है तो उसमें तो बाद में भी टाइम देके कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम में नहीं हो पा रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। सर मेरा एक और इशू था सर। मैं जब भी मतलब ट्रांसलेट कर रही हूँ ना, मैंने आपका ट्रांसलेशन देखा और अपना ट्रांसलेशन देखा। मैं कल वाले ट्रांसलेशन लैब 2 डे 1 की बात कर रही हूँ सर। तो आपने वो मतलब विद इन 2 लाइन्स वो सेंटेंस मतलब पूरा ट्रांसलेशन कर दिया था। मेरा ट्रांसलेशन 4 लाइन्स का हो रहा था। मतलब हर चीज के लिए मतलब मैं देख पा रही थी कि वो 4 लाइन्स में एक्सटेंड हो जा रहा था। आपका 2 लाइन में खत्म हो रहा था वो, लेकिन मेरा वो 4 लाइन हो जा रहा था। सर एक और है सर, जैसे कि एक कोई सेंटेंस है, हो सकता है कि आपने जो सॉल्यूशन दिया उसमें आपने अलग तरीके से बनाया, मैंने जो बनाया वो अलग तरीके से बनाया, जैसे कि उन्होंने बोला। तो ये समझ में नहीं आता है फिर कि सही बनाया है गलत बनाया है, आगे कंटिन्यू करे या छोड़ दे। ठीक है, देखिए ये जो समस्या आपने आखिरी वाली बात कही ना कि अलग अलग तरीके से, तो जब आप किसी ऐसे पैसेज का अनुवाद करते हैं
क्योंकि किसी सब्जेक्ट से, टॉपिक से जिसमें टर्मिनोलॉजीज का ज्यादा यूज किया गया हो, उससे रिलेटेड ना हो। तो मतलब अब्स्ट्रैक्ट टाइप के कुछ टॉपिक इस तरीके के आपको मिल जाते हैं, है ना। कुछ दर्शन से संबंधित टॉपिक आपको मिल गया है, कुछ साइकोलॉजिकल टाइप के टॉपिक आपको मिल गया है, मतलब एकदम से कुछ साहित्यिक आपको पैसेज मिल गया। तो वहां पे इस तरह की समस्या ज्यादा आती है कि 2 या 3 या 4 लोग जब अनुवाद करेंगे तो इंटायरली डिफरेंट अनुवाद होता चला जाएगा। पर लीगल ट्रांसलेशन में ये एक मतलब अगर आप लीगल ट्रांसलेशन देखें तो लीगल ट्रांसलेशन इस तरह के अलग अलग ट्रांसलेशन होने की, अलग अलग अनुवाद होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक शब्द के लिए उसका हिंदी पर्याय रूढ़ किया हुआ है कि इस शब्द के लिए यही हिंदी पर्याय मतलब ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा, यदि वो लीगल टर्म है। ज्यादातर लीगल टर्म यूज किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो आप कह रही है ना कि अलग अलग तरीके से हो जा रहा है, उसकी संभावना कम है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसका सही अनुवाद कर नहीं पा रही है, मतलब सही टर्म्स आप यूज नहीं कर पा रही है ना। तो सही टर्म्स यूज करना जरूरी है। इसके लिए आपकी जो पकड़ है वो ग्लॉसरी पे मजबूत होनी चाहिए। और आज जब हम ये सेशन कर रहे हैं तो आज से इस सेशन से लगभग 15 दिन 20 दिन पहले हम लोग ग्लॉसरी पे चर्चा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार ट्रांसलेशन के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए मिल रहा है सेशन में। ऑलरेडी ग्लॉसरी के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। ग्लॉसरी हमने आपको उसकी पूरी सूची दे दी है, तो उसको याद करना, उसका अभ्यास करना, ये तो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। दूसरी बात ये कि लीगल पैसेज को बार बार पढ़ें आप। जैसे जो अनुवाद करने के लिए पैसेज आपको दिया जाता है, या वैसे भी आप नेट से कुछ लीगल पैसेज निकाल लें, आप मोबाइल फोन में समय मिले तो निकाल के पढ़ें। जो आप ये कह रहे हैं ना कि आप जब अनुवाद कर रही हैं तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि लीगल पैसेज है, वो सामान्य अनुवाद की तरह दिख रहा है, वो सामान्य पैसेज की तरह दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने लीगल आर्टिकल्स पढ़ा नहीं। जब आप बार बार लीगल आर्टिकल्स पढ़ेंगी, उन शब्दों को बार बार वो शब्द आपकी नजर के सामने से गुजरेंगे, तो फिर आपके वो जब आप लिखेंगी तो फिर लिखने की आदत में वो शब्द आपके शुमार होगी, और फिर आपका पैसेज जो है थोड़ा सा उसका लेवल अपग्रेड होगा। पर आप इस बात को निश्चित तौर पे मान के चलें, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका किया हुआ अनुवाद बिल्कुल सामान्य अनुवाद लग रहा है, तो मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको सुधार करना है। सुमन जी कह रहे हैं सर मुझे लीगल अनुवाद करना अच्छा लग रहा है, मतलब आप पटना हाई कोर्ट में अपनी जगह पक्की कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप थोड़ा पढ़ें भी, है ना। कुछ नेट पे जा करके ना, कुछ भी आप थोड़ा कोई भी लीगल आर्टिकल सर्च करके और उसको 1 बार 2 बार 3 बार हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, ताकि जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो शब्द बार बार जब आपके, क्योंकि देखिए लीगल टर्म्स में जो शब्द यूज किए जाते हैं तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम अपने सामान्य डे टू डे लाइफ में हम इन शब्दों को यूज नहीं करते, है ना। तो दे आर नॉट इन आवर यूज। तो इस वजह से इसमें क्या होता है फिर कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये एकदम बिल्कुल ही नए शब्द हमें लगने लग जाते हैं। तो उसका ये तरीका है कि आप उसको पढ़ें, बार बार पढ़ने से फिर उन शब्दों के साथ आपकी जो फैमिलियरिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, आप फैमिलियर उन शब्दों के साथ होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम आज एक पैसेज करेंगे, और छोटा सा पैसेज है ये। बेसिकली एक ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर है कि अगर कोई भी कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है तो किस तरह का ऑर्डर इशू करता है, उसका हम अनुवाद करके देखेंगे। और इसके जरिए हम ये 2-3 जो आपकी समस्याएं हैं कि अगर एक लंबा पैसेज आता है तो हम उससे कैसे अनुवाद करेंगे, और सही अप्रोप्रिएट शब्द कैसे चुनेंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमारा जो अनुदित पैसेज है वो भी लीगल की तरह लगे। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है एक बार तो मुझे ओके साइन दे दे। ठीक है, तो ये पैसेज है ना। प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है, प्रकरण का अवलोकन किया गया, अवलोकन से दर्शित है। इस तरीके से ये पूरा एक पैसेज है। ठीक है, अब इस पैसेज को एक एक सेंटेंस का हम लोग अनुवाद करके देखते हैं। प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है। अब मुझे बताएं कोई कि क्या इसका अनुवाद हो सकता है, वो छोटा सा सेंटेंस है। छोटा सा सेंटेंस है, बताएं क्या अनुवाद होगा इसका, पहले और दूसरे सेंटेंस का।
फिर तीसरा बड़ा सेंटेंस है जो विजय जी कह रहे थे कि सर बड़े सेंटेंस जब आते हैं तो दिक्कत आती है कि कहाँ से शुरू करें, किसको पहले रखें, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला और दूसरा ये तो कंप्लीट ये है कि अगर आपको प्रकरण की इंग्लिश आती है, आवेदन की आती है, नियत की आती है, विचार की आती है तो आप बना लेंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। पहले और दूसरे सेंटेंस का अनुवाद बताया। सर प्रकरण को केस बोलेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल केस बोलेंगे। क्या अभिषेक जी को केवल मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ या आप लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, Sir, the case is scheduled for the consideration ठीक है, हो बहुत सकता बढ़िया। है द क्या? केस एप्लीकेशन, प्रकरण के लिए हम लोग केस शब्द यूज करते हैं। केस एप्लीकेशन इज शेड्यूल्ड फॉर कंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक है। केस एप्लीकेशन इज शेड्यूल्ड फॉर कंसिडरेशन, प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नहीं आते। प्रकरण का अवलोकन किया गया, तो द केस हैज बीन रिव्यूड। प्रकरण का अवलोकन किया गया, द केस हैज बीन रिव्यूड। तो ये दो सेंटेंस आपने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन की ओर से आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 1/1/22 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा थाना रामपुर, जिला पाखड़ी के अपराध क्रमांक 555/2020 अंतर्गत धारा 302, 457, 380 भादशंक का मतलब क्या होता है? भारतीय दंड संहिता। मतलब क्या होता है? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन पेनल कोड। सीआरपीसी। इंडियन, हाँ जी, सीआरपीसी नहीं, इसे आईपीसी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता को आईपीसी कहते हैं। सीआरपीसी को क्या कहते हैं, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। कई बार मैंने कई दफा आप लोगों को टर्मिनोलॉजी में भी दिया हुआ है। तो 302, 457, 380 में पुलिस जांच करने का आदेश दिया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण क्रमांक RC 2024 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कई सारे शब्द हैं। अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन, अभियोजन के लिए क्या शब्द होता है? अभियोजन के लिए क्या शब्द होता है? बहुत बेसिक है, अभियोजन तो पता होना चाहिए आपको, बहुत बेसिक है। प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, वेरी गुड, प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक इतना को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इतना अपराध क्रमांक इतना अंतर्गत धारा, ठीक है। तो अब जैसे मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें, तो अनुवाद करने का ना एक बहुत ही सरल तरीका होता है कि जब भी आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद को उल्टा करना शुरू करें। मतलब अनुवाद, जैसे अगर आप हिंदी से इंग्लिश अनुवाद कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश अनुवाद करते वक्त पीछे से अनुवाद करना शुरू कीजिए, सेंटेंस के आखिर से अनुवाद को बनाना शुरू कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस आखिर से ही होगा, लेकिन जब आप आखिर से अनुवाद बनाना शुरू करेंगे ना, तो आप पकड़ पाएंगे कि
सही अनुवाद किस प्रकार से फ्रेम होगा। हो सकता है कि जो शुरुआत में जो शुरू का सेगमेंट है वो शुरू में रखने की आपको आवश्यकता पड़े। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे वाक्यों में आपको जो आखिर का सेगमेंट है, जो सेंटेंस सेगमेंट है, उसी को शुरू में लेकर के आना पड़े, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आप पीछे से देखना शुरू करते हैं ना, तो आपका अनुवाद स्वतः बनता चला जाता है। तो जब भी बड़े सेंटेंस इस तरह के आते हैं ना, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि पीछे से सेंटेंस को देखने की शुरुआत करें, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखें आप कि आप ये देखें कि ये जो सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस को मतलब इस एक पूरे सेंटेंस में क्या 2 या 3 सेंटेंस हैं जिनको या तो कंजंक्शन के थ्रू या फिर पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू जोड़ा गया है, या फिर एक ही सेंटेंस है, भले ही उसमें पंक्चुएशन मार्क लगे हैं, भले ही उसमें कॉमा या सेमीकोलन लगा हुआ है, लेकिन उससे वह सेंटेंस पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 2 सेंटेंस अलग ही होते हैं, बस उनको हम किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों का अलग अलग अनुवाद करके बीच में आप एंड और देयरफॉर सिंस जो भी अल्दो जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, है ना। पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भले ही बीच में आपकी कंजंक्शंस लगे हैं, पर ये पूरे सेंटेंस को 2 भाग में नहीं बांट रहा है, या 3 भाग में नहीं बांट रहा है, या 4 भाग में नहीं बांट रहा है। तो सेंटेंस लंबा किस किस स्थिति में होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो क्या होगी कि यदि अलग अलग 3-4 बातें हैं जो एक साथ एक ही सेंटेंस में कही जा रही है, तो उसमें कई बार जबरदस्ती कॉमा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया जाता है। विशेषकर जब इस तरह के लीगल आप पैसेजेस देखेंगे ना, तो चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो किसी चार्जशीट का कोई हिस्सा हो, चाहे वो एफआईआर का कोई हिस्सा हो, मतलब यही सारी चीजें होती है। तो एफआईआर का हिस्सा आपको अनुवाद करने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, या किसी चार्जशीट का हिस्सा मिल जाएगा, या फिर कोर्ट के किसी ऑर्डर का, डिक्री का, डिसीजन का, इसका आपको कोई ना कोई हिस्सा मिल जाएगा। यही चीजें आपको मिलेंगी। तो ये चीजें आपको मिलेंगी, तो इसमें कई बार जबरदस्ती फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है और आपको लगता है कि वाक्य बहुत लंबा हो गया। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये आप ये समझने का प्रयास करें कि जो पूरा सेंटेंस है ये वाकई इतना लंबा है, या फिर अलग अलग 3-4 सेंटेंस जो है उनमें कॉमा या फिर कोई कंजंक्शन संयोजक दे करके और उनको लंबा कर दिया गया। एक तो ये बात समझे आप। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सेंटेंसेस अलग अलग, इसमें 3 सेगमेंट क्लियर बन रहा है जिनको कि हम लोग एंड और देयरफॉर इत्यादि से जोड़ करके और हम सेंटेंस को एक बना सकते हैं। तो अब इसमें आपका अप्रोच कैसा रहेगा? इसमें पहला अप्रोच तो आपका ये रहे कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें 3 सेंटेंस बन सकते हैं, भले ही उन्होंने 1 सेंटेंस दिया है, पर वी कैन मेक इट 3 सेंटेंस, तो आप कर दें। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है आपकी कि यदि 3 लाइन का या 4 लाइन का एक सेंटेंस दिया हुआ है इन द गिवन पैसेज, तो आप उसको एक ही सेंटेंस में अनुवाद करें। अगर आप उन पूरी बातों को 2 या 3 सेंटेंस में भी अनुदित करके लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि हिंदी, अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि हिंदी में अनुवाद करते वक्त आपको फुल स्टॉप लगाने से आपका जो भावार्थ है वो पूरी तरीके से आ रहा है, शब्द सारे आ रहे हैं, और जो मतलब होना चाहिए वही मतलब हो रहा है, कहीं गलत मतलब अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है, ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है। तो पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि अगर आपको लग रहा है कि आप तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, आप फुल स्टॉप कर दीजिए। दूसरा अप्रोच, यदि आप फुल स्टॉप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं फुल स्टॉप नहीं हो सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अगर सेगमेंट है तो तीनों सेगमेंट का आप अलग अलग अनुवाद करिए, और जिस तरह से हिंदी में कॉमा या फिर कोई संयोजक शब्द लगा करके और उनको जोड़ दिया गया, वैसे आप भी कर दीजिए, क्योंकि वो तीनों अलग अलग है। और अक्सर जो लॉन्ग रन सेंटेंस लीगल पैसेजेस में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो ये 2 हो गया, ये दोनों में ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा एक होता है जिसमें एक्चुअली सेंटेंस बहुत लंबा होता है। तो वो कब लंबा होगा? जिसमें बीच में बहुत सारे आपकी धाराओं की बात कही जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई, अगर आप आदेश देखेंगे या इस तरह का कोई भी मैटर देखेंगे, तो उसमें कई बार दूसरे केसेस का ना रेफरेंस लिया जाता है। इन द मैटर ऑफ फलना वीएस स्टेट ऑफ बिहार, इन द मैटर ऑफ फलना वीएस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे करके फिर उनका वो पूरा केस का मैटर आता है। तो कई बार तो एक आएगा, कई बार 4-5 एक साथ में आ जाएंगे। इन द मैटर ऑफ so and so vs state of Rajasthan, comma, in the matter of so and so state vs of state of Andhra Pradesh vs so and so state of Kerala vs so and so, है ना। तो ऐसे करके फिर उसके आगे उसका नंबर, और तो ये सब टर्म्स आने से भी कई बार सेंटेंस आपका लंबा हो जाता है। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब ना आप जहां भी रखेंगे ना, तो इसमें क्या है कि इसका
जो सीक्वेंस है वो बदलने वाला नहीं हो। जैसे एक बार आप शुरू करेंगे इन द मैटर ऑफ, तो इन द मैटर ऑफ तो आप लास्ट में लेकर नहीं जाएंगे। के मामले में तो फिर कैसे करेंगे कि कुछ भी मिस्टर एबीसी बनाम मान लीजिए कि बिहार सरकार, तो मिस्टर एबीसी बनाम बिहार सरकार एवं, या मिस्टर एबीसी बनाम बिहार सरकार का प्रकरण संख्या सो एंड सो, तो वो नंबर भी बहुत बड़ा होता है। फिर उसके बाद में दिनांक सो एंड सो, ऐसे करके फिर उसका कॉमा, दूसरा केस। तो इस तरीके से ये आप उसी सीक्वेंस में लिखते हुए चले जाए। एक बात आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे जब भी आप लीगल अनुवाद करेंगे कि लीगल अनुवाद में जो एक तो जो धाराएं दी होती है, डेट्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं ना, उनको आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जरूर आपको जब पैसेज दिया जाएगा तो वो नंबर दिया जाएगा या देखने के लिए कहीं आप उसमें गलती नहीं करते, तो नंबर्स को आपको बहुत ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर कि जो लॉन्ग रन सेंटेंस, जैसे मैं अभी सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो एक्चुअली लॉन्ग रन सेंटेंस है, बीच से टूट नहीं सकता है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको क्या करना है कि पीछे से अनुवाद करने के लिए अप्रोच अपने आपका तीसरा अप्रोच होगा कि आप पीछे से अनुवाद करने की शुरुआत करें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, सीधे सीधे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन की ओर से आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 1/1/22 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा थाना रामपुर जिला पाखरी के अपराध क्रमांक 100 अंतर्गत धारा 100 में पुलिस जांच करने का आदेश दिया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण क्रमांक इतना पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 सेगमेंट दिखेगा। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो 2 सेगमेंट आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर चाहते तो यहां पर एक पूर्ण विराम लगा करके भी काम हो सकता था, यहां से इस सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ा जा सकता था, देयर वाज पॉसिबिलिटी। नहीं तोड़ा गया, कोई बात नहीं, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब आप यहां से उल्टा पढ़ने का मतलब कि यहां से पढ़ने की शुरुआत कीजिए और यहां से अनुवाद करने की शुरुआत। जांच करने का आदेश दिया गया था, यहां से शुरुआत, क्योंकि इसको ये जो लास्ट वाला है ना, इसको आप दूसरे मतलब 2 सेगमेंट में आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो दूसरे सेगमेंट के लिए आप जिसमें के आगे को छोड़ दीजिए कि हम इसको दूसरे सेगमेंट में करेंगे, और ये जो पहला सेगमेंट ये पूरा अब इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे कि क्या दिया गया था, एक आदेश दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो अवलोकन से दर्शित है, ये तो आप पहले लिखेंगे अवलोकन से दर्शित है कि, क्योंकि ऊपर लिख रहे हैं हम द केस हैज बीन रिव्यूड, तो हम क्या यहाँ बोलेंगे, द रिव्यू, जो भी रिव्यू हमने किया अवलोकन से, द रिव्यू इंडिकेट्स, है ना, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उल्टा जो मैं बोल रहा हूं, है ना, उसको हम देखते हैं कैसे होगा कि रिव्यू इंडिकेट्स दैट द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पेश किया है, स्टेटिंग दैट, ठीक है, तो यहां आ गया एक एप्लीकेशन पेश किया। एक मिनट, अरे बार बार फोन किसी आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ 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 हाँ। तो एप्लीकेशन स्टेटिंग, अब यहां तक आ गया कि अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन की ओर से आवेदन इस आशय का पेश किया गया है। एक तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, एन ऑर्डर, यहां से शुरू किया हमने, हम एक आदेश, एन ऑर्डर। अच्छा, एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कि न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था पैसिव वॉइस में, न्यायालय ने आदेश दिया था एक्टिव वॉइस में। तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसको ऐसे ही बना दें कि न्यायालय ने आदेश दिया था तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप इसको एक्टिव में भी बना सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पे इस तरह की जो भाषा होती है न्यायालय या प्रशासनिक भाषा में, पैसिव वॉइस बहुतेरे प्रयोग किया जाता है। तो जब तक कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा मतलब आपके सामने इस तरह की स्थिति ना हो कि नहीं नहीं मैं तो मुझे तो एक्टिव ही करना पड़ेगा, पैसिव में कर ही नहीं सकता, तब तक आप प्रयास करें कि आप इसको उसी वॉइस में करें जिसमें ये दिया हुआ है सोर्स पैसेज। ठीक है, तो इसलिए हमने उल्टा यहां से शुरू किया, एन ऑर्डर डेटेड 1/1/2022,
ठीक है, एक आदेश तब दिनांक है अपना was passed by the honorable high court for investigation in the matter related to the crime number, ठीक है। तो फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर रिलेटेड टू द क्राइम नंबर, फिर आपका क्राइम नंबर आ गया, क्राइम नंबर ऑफ, अब ये क्राइम कहाँ हुआ था, फिर यहाँ से उल्टा देखिए, फिर यहाँ से उल्टा शुरू हुआ, क्राइम नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन रामपुर डिस्ट्रिक्ट पाकड़ी, ठीक है, अंडर सेक्शन 302, 457 एंड 380 ऑफ द आईपीसी, ठीक है, इन विच पुलिस हैज रजिस्टर्ड केस नंबर। अब ये आपका यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, दिया गया था इन आईपीसी, जिसमें इन विच पुलिस हैज रजिस्टर्ड केस नंबर सो एंड इन्वेस्टिगेटेड द केस, ठीक है, ये आ गया। परंतु विवेचना में कोई भी नवीन तथ्य न आने से और अपराध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य न आने से एवं किसी अन्य व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता न होने से, अभी तीन चीजें यहाँ पे एक साथ आ गई कि अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य न आने से, किसी अन्य व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता न होने से और कोई नवीन तथ्य न आने से माननीय उच्च न्यायालय में उक्त सूचना प्रेषित की गई, ठीक है। अब इसको समझें कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आया और किसी अन्य व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसके लिए अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको टर्म्स चाहिए, विवेचना इन्वेस्टिगेशन, तथ्य फैक्ट, अपराध क्राइम, साक्ष्य एविडेंस, है ना, और संलिप्तता तो आप बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट हो तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है। आशीष जी सेशन चल रहा है, आप सेशन के बाद बात कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं इसको हम कैसे अनुवाद इसका करेंगे। हाउएवर, है ना, परंतु हाउएवर सिंस नो न्यू फैक्ट्स वे रिवील्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड नो एविडेंस वाज फाउंड इम्प्लीकेटिंग एनी अदर पर्सन, सीधे सीधे इसमें चूंकि यहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट है, तीनों पार्ट को हमें एज इट इज रख देना है, इसमें हमें कुछ ज्यादा अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं। तीन चीजें रखी हुई है हमारे सामने, कोई भी नवीन तथ्य न आने से और अपराध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य न आने से और किसी अन्य व्यक्ति के अपराध में संलिप्तता न होने से, ये तीनों चीजें हैं। तो सीधे सीधे आप इन तीनों को लिख देंगे, इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। However, since no new facts were revealed during investigation, no evidence was found implicating any other person in the crime, and no involvement of any other person in the crime was found, this information was submitted to the Honorable High Court. खत्म। अब जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा MCC क्रमांक 82/2024 दिनांक सो में यह आदेशित किया गया है कि प्रकरण निष्फल हो गया है। ये सिंपल सेंटेंस है कि ऑन द अकाउंट ऑफ विच, जिस पर ऑन द अकाउंट ऑफ विच ऑनरेबल हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर MCC नंबर। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे जिस पर पे हमने लिखा ऑन द अकाउंट ऑफ विच, तो आपने लिख दिया फॉर विच, है ना, तो जिस पर के लिए आपने फॉर विच लिख दिया तो आपको लगेगा फॉर विच लिख दिया तो नहीं, ये लीगल टाइप दिख नहीं रहा। ऑन द अकाउंट ऑफ विच हमने लिखा तो लग रहा है ये, हाँ लग रहा है कि थोड़ा सा वो भारी भरकम शब्द है और लीगल की तरह लग रहा है। तो ये कैसे आएगा, मतलब इस तरह के शब्द आप कैसे यूज करेंगे जब आप इस तरह के ऑर्डर्स वगैरह या इस तरह का लिटरेचर आप पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे पढ़ने का थोड़ा अभ्यास करें। अगले 1 महीने आपका एग्जाम है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मैटर्स को पढ़ने का अभ्यास करें, कहीं पर भी नेट पर या कहीं पर भी उपलब्ध है तो आप उसको पढ़ेंगे तो इस तरह के शब्दों से धीरे धीरे आप फैमिलियराइज होते जाएंगे। ऑन द अकाउंट ऑफ विच ऑनरेबल हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर नंबर dated so and so that the case has been futile, मतलब प्रकरण निष्फल हो गया। इसके लिए क्या है, प्रकरण केस निष्फल हो गया, निष्प्रभावी हो गया, फ्यूटाइल, और बाकी जो टर्म्स है वो इस प्रकार से आप रखेंगे। अगेन एक सेंटेंस हम देखते हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि अपराध क्रमांक सो एंड सो थाना इतना के अंतर्गत धारा 100 में पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने के उपरांत कोई भी नवीन तथ्य उजागर नहीं हुए और नहीं अन्य किसी अपराधी की संलिप्तता उक्त अपराध में पाई गई। तो इसी बात को फिर से कहा गया है, तो आप देखें कि रिव्यू ऑफ द प्रोसिक्यूशंस एप्लीकेशन इंडिकेट्स दैट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू ऑफ द, अगेन बात वही है जो मैं आपको शुरू में बताया कि आप उल्टा जब अनुवाद करने की शुरुआत करेंगे ना, उल्टा पढ़ने की शुरुआत करेंगे, उल्टा अनुवाद करने की शुरुआत करेंगे पीछे की तरफ से, तो आपको आपका अनुवाद अपने आप बनता चला जाएगा और आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है।
रिव्यू ऑफ द प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन, रिव्यू यहाँ आ गया, अवलोकन से, है ना, रिव्यू ऑफ द रिव्यू ऑफ द प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन। नहीं तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। अगर अब इसको प्रॉपर, अब यहाँ पे अगेन जो आप ज्योति जी कह रहे थे कि सर आप कहते हैं तो आपका कम हो गया मेरा ज्यादा हो गया, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एकदम वर्ड बाय वर्ड। यदि हम चले उल्टा तो रिव्यू अवलोकन ऑफ, हेलो सर सुन पा रहे हैं आपको? हाँ, रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन, देखिए किस तरीके से जा रहा है, एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन इंडिकेट्स। समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल एक एक शब्द वाइज देखिए आप किस तरीके से ये जा रहा है, रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन इंडिकेट्स दैट एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दैट। अब यहां से अपराध क्रमांक इतना, थाना इतना इतना में किया जाएगा नवीनतम, तो हाँ, तो अब पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने के उपरांत कोई भी नवीन तथ्य उजागर नहीं हुए। अब आपको यहां से आप इस सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, दैट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, यहां से शुरू कर सकते हैं या फिर यहां से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट क्या है कि कोई भी नवीन तथ्य उजागर नहीं हुए, और दूसरा पार्ट क्या है, किसी अपराधी की संलिप्तता नहीं पाई गई। ये दो तथ्य अलग अलग दो पार्ट हैं, तो इन दोनों पार्ट को आपको एंड करके लिखना है, ठीक है। इसीलिए अन्वेषण को हम पहले लेकर के आए कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस नाइदर एनी न्यू फैक्ट्स वे रिवील्ड नॉर एनी अदर क्रिमिनल वाज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द सेड क्राइम नंबर सो एंड सो ऑफ आईपीसी ऑफ पुलिस स्टेशन रामपुर डिस्ट्रिक्ट। ये इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नो एनी न्यू फैक्ट्स वेयर रिवील्ड एंड नो एनी अदर क्रिमिनल वाज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द सेड क्राइम नंबर सो एंड सो। तो इसमें आप जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला जो हिस्सा है उसको आप इसके बाद में लाकर के बीच में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसको आप चाहें तो आखिरी में भी लेकर के इस केस में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से आपने, अब इसमें ये आसान क्यों हो गया, इस तरीके से करने की लिबर्टी हमें क्यों मिल गई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दो अलग अलग तथ्य हैं, दो अलग अलग बातें हैं जिनको आपको एंड से जोड़ना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, कोई भी नवीन तथ्य उजागर नहीं हुए, अन्य किसी अपराधी की संलिप्तता नहीं पाई गई, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एंड से आपको जोड़ देना है। तो बाकी जो पोर्शन है उसको हम या तो शुरू में रख लें, बीच में रख लें या आखिर में कर दें, जैसा हमें अप्रोप्रिएट लगता है। ऐसे मुझे इस तरह से अप्रोप्रिएट लगा, मैंने कर दिया, क्योंकि सामान्य तौर पे जो क्राइम नंबर इत्यादि, रजिस्टर्ड केस नंबर इत्यादि, या फिर आप अगर देखें तो सेक्शंस इत्यादि, इनको हम लोग लास्ट में डेट्स के साथ में नंबर्स एक साथ लिख देने से भी आपका इको सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, अगर वैसा करना सुटेबल हो तब। वैसा नहीं कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं, सुटेबल होना चाहिए सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जिसके आधार पर पूर्व में संचालित अपराध के संबंध में न्यायिक कार्यवाहियां यथावत चल रही हैं तथा इस न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही किए जाने का कोई आधार उपलब्ध होना दर्शित नहीं है, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ विच, जिसके आधार पे द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसर्निंग द प्रीवियस क्राइम्स, द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्यवाहियां कंसर्निंग टू द प्रीवियस क्राइम्स आर सिकट एसटीए, मतलब होता है ये शब्द जो है, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है यथावत, पहले जैसे, यथावत, ठीक है। तो आप जब भी अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश वाला जो अनुवाद करेंगे, तो यदि आप कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कंपल्सरी ऐसा करिए ही, पर यदि आप कर सकते हैं तो जो सामान्य लैटिन वर्ड हमने आपको दिए हैं और आप उसको याद भी कर रहे हैं, कल वाले पैसेज में भी काफी सारे लैटिन वर्ड्स हमने आपको दिए थे,
तो उनको याद करके आप जरूर कोशिश करें कि कुछ लैटिन एक्सप्रेशंस आप अपने इंग्लिश वाले अनुवाद में जरूर डालें, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क दिला के ले जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज नो बेसिस फॉर टेकिंग एनी फर्दर एक्शन इन दिस केस बाय दिस कोर्ट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सेंटेंस दो जगह से टूट गया, एक ये पहला पार्ट हो गया और एक ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जहां पे भले लॉन्ग रन सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, पर दो हिस्सों में यदि टूटता हुआ दिख रहा है आपको कि दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, तो फिर उसे तोड़ के अनुवाद करें। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं हम फुल स्टॉप लगाया कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। अतः विचारोपरांत अभिलेख नस्तिबद्ध किया जाता है। अभी एक शब्द आ गया नस्तिबद्ध। नस्तिबद्ध का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का रिकॉर्ड होगा सर, और नस्तिबद्ध का मतलब क्या होता है? तो कई बार हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन डिसमिस्ड क्या सर? कई बार ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी कि हाँ ठीक है कि आपको जो है एकदम से ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाएगा कि आपको उसका मतलब नहीं पता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य तौर पे तो आप यह प्रयास करें कि ऐसी स्थिति ना आए। आप बढ़िया तरीके से लीगल टर्म्स के ऊपर आप अपना होल्ड बनाए, अच्छी तैयारी करें। और फिर भी यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप पूरा पैसेज यदि पढ़ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे पैसेज का मूड आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज का मूड क्या है। अभी जो पैसेज हमने पढ़ा इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा केस है जिसमें कुछ हुआ नहीं है, कुछ मिला नहीं है। तो जब कुछ हुआ नहीं है, कुछ मिला नहीं, तो क्या किया जाएगा उसका, उस केस को क्या किया जाएगा? जब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, डिसमिस कर दिया जा सकता है। उसके लिए एक शब्द जो यूज करते हैं डिस्पोज नहीं, ठीक है। डिस्पोज तो मतलब ये हो गया कि ठीक है केस खत्म हो गया। अब डिस्पोज में जैसे अगर हम कन्विक्ट भी कर देंगे तो भी केस डिस्पोज हो गया, एक्यूटल कर देंगे तो भी केस डिस्पोजल हो गया। तो डिस्पोजल क्वैश हो सकता है सर, हाँ जी, क्वैश क्वैश तो अलग चीज है, क्वैश अलग चीज है। ये रद्द हो बेसिकली हाँ इस तरह के केस जो ये मूड आ रहा है इसमें क्लोजर होता है। क्या होता है? क्लोजर, कि केस को क्लोज कर देते हो, केस का क्लोजर वाली बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई शब्द यूज करके और आप अपना काम चला सकते हैं। मतलब ठीक है, एग्जैक्ट शब्द यदि आपको नहीं भी आया तो भी आप मूड ऑफ द पैसेज समझ गए, तो आपने उससे मिलता जुलता कोई शब्द लिख दिया तो भी आपके लिए वो मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा कटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो therefore after due consideration, विचारोपरांत, रिकॉर्ड्स आर टू बी फाइल फॉर क्लोजर। ये आपका हो जाएगा। प्रकरण अभिलेखागार, अभिलेखागार भेजा जावे, ये भेजे नहीं भेजा जावे, ये जी से आ गया है। सो क्या हो जाएगा? द केस रिकॉर्ड्स आर टू बी सेंट टू द रिकॉर्ड सेक्शन। ऐसे करके ये आपका पूरा अनुवाद इस तरीके से। तो ये एक सिंपल ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस तरीके से ऐसे तो इसी प्रकार के आपको पैसेज संभवतः सामान्य तौर पे आपको मिलेगा जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए। कोई आदेश या कोई चार्जशीट या कोई एफआईआर का एक पोर्शन उठा करके आपको दिया जाएगा जिसका आपको अनुवाद करना रहेगा। इस तरह के शब्द कुछ आपको आएंगे जो हो सकता है कि परेशान आपको करे, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसलिए आपको टर्म्स को भी ध्यान में रखना है। और जो लॉन्ग रन सेंटेंस की आप बात विजय जी, ज्योति और बाकी आप लोग कर रहे थे, उसके लिए मैंने आपको तरीके बता दिए कि लॉन्ग रन सेंटेंस को कैसे ब्रेक करना है। अनुवाद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि अनुवाद को आप उल्टा पढ़ने की शुरुआत करें। जब उल्टा पढ़ने की शुरुआत करेंगे और अनुवाद करेंगे ना, तो एकदम से मैं एक अनुवाद अभी कर रहा था तो मुझे बड़ा एक परफेक्ट सेंटेंस इस एग्जाम्पल को कोट करने के लिए परफेक्ट सेंटेंस मिला। मैं देखता हूँ यदि मैं आपको वह दिखा पाऊँ और उसके बाद हम आज के सेशन को खत्म करेंगे कि उल्टा अनुवाद कैसे होता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हाँ एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, इफ आई कैन शो यू। अगर आप लोगों के पास पेन पेपर है
तो आप लोग इसे नोट करें, 2 मिनट का समय लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे अनुवाद करने का प्रयास करें। अच्छा, इसे अनुवाद करने का प्रयास करें। तो देखिए, ये एक सेंटेंस है, एक लॉन्ग रन सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है। फसल विज्ञान प्रभाग भाग क्री अनुप का सबसे बड़ा प्रभाग है, जो अपने एक मानद विश्वविद्यालय, 21 राष्ट्रीय संस्थानों, 3 ब्यूरो, 2 परियोजना निदेशालयों, 2 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों, 25 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं NICRP तथा अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाएं NAINP तथा 7 अन्य परियोजनाएं, विभिन्न भाग क्री अनुप संस्थानों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों CAU SAU में स्थित अपने 732 केंद्रों के माध्यम से उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है। अब आप इसका अनुवाद करें, लॉन्ग रन सेंटेंस करें, प्रयास करें, 2 मिनट का समय लें आप लोग। और मैं आपको एक परफेक्ट जो मैं बता रहा था कि उल्टा करें, उसका मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ इसके अनुवाद। 2 मिनट का समय ले, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें इसको। आशीष जी, मैं सेशन में हूँ, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, बताइए क्या हो गया। मतलब कर रहे हैं आप लोग या बस बैठे हुए हैं? कर रहे हैं सर। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग कि अब इसमें देखेंगे हम फसल विज्ञान प्रभाग यानी कि हॉर्टिकल्चरल साइंस डिवीजन। अब इसमें ये पहला पोर्शन देखिए, है ना, पहला पोर्शन
अनुवाद आपको शुरू कहां से करना है। फसल विज्ञान विभाग भाग क्री अनुप का सबसे बड़ा प्रभाग है जो। अब जैसे जो आ गया तो मतलब क्या है कि ये आपका एक कंजंक्शन यहाँ पे आ गया, तो ये एक पूरा अपने आप में सेंटेंस है। अगर आप इस पूरे को भूल भी जाए, यहां से इस पूरे को आप यदि यहां से इस पूरे सेंटेंस को भूल भी जाए, डिलीट भी कर दें, हमने चलो डिलीट ही कर दिया, डिलीट ही कर दिया। अब पढ़िए आप, फसल विज्ञान विभाग भाग क्री अनुप का सबसे बड़ा विभाग है। क्या ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है कि नहीं? इसका जी अनुवाद हो सर है। सकता है अपने आप में। और यदि हम इसका अनुवाद जी करते सर। हैं तो समझ में आएगा ना कि हाँ ये मतलब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा, आया ना। तो जैसे इस तरह का सेंटेंस आपको मिला तो मतलब क्या है कि ठीक है, हम इसको इंडिपेंडेंटली इसका पहले अनुवाद कर लेंगे। हमारे अनुवाद की शुरुआत हो गई। हॉर्टिकल्चरल साइंस डिवीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ आईसीएआर। ठीक है, आईसीएआर यहां तक तो हो गया। अब यहां तक होने के बाद में यदि आप देखें तो अब यहां से शुरू करते हैं। जो अपने एक मानद विश्वविद्यालय, अब ये सारी कहानी है, इतने सारे नाम हैं, और उसके बाद क्या है, इनके माध्यम से क्या करता है, इनके माध्यम से उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम अनुवाद करने जाते हैं ना, तो हम यहाँ ध्यान न दे करके हम इसमें उलझ जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं, और हम इसमें उलझ करके अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमको लगता है अरे इतना बड़ा, इतनी सारी चीज, इतने सारे टर्म्स हैं। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है ना कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक के बाद 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 एक इस सीक्वेंस में आ जाएगा। इसमें जिसका आपको टर्म पता है टर्म लिखिए, नहीं टर्म पता है तो कोई बात नहीं, आप ट्रांसलिट्रेशन करके निकल रही। क्या करेंगे, जब नहीं पता है तो कुछ कर नहीं सकते आप। पर मतलब ये है कि अल्टीमेटली पढ़ने वाले को समझ में तो आ जाना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। आपका अनुवाद यदि कोई पढ़े तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है आपने। तो इसकी कुंजी कहाँ है? इसकी कुंजी यहाँ है। इसके बाद माध्यम से के बाद यहां से इसकी कुंजी है, जो इस पूरे सेंटेंस को समझाएगा कि क्या है। ये सब तो टर्म्स है, सेंटेंस के नाम है, जो भी चीजें। तो अब देखिए यहाँ पे, जब जो मैंने बताया कि अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है, तो मैं सबसे आखिर में चला गया। क्या कर रहा है ये जो क्या कर रहा है, जो चलाता है। तो हम यहीं से शुरू करें, चलाता है, कैरिंग। कैरिंग क्या चलाता है? द रिसर्च प्रोग्राम। एकदम उल्टा देखिए, कैरिंग द रिसर्च प्रोग्राम। काहे के लिए भाई? फॉर डेवलपिंग, विकास के लिए। फॉर डेवलपिंग, काहे का विकास? हाई एल्डिंग वैरायटीज, मतलब उच्च उपज वाली किस्में। वैरायटीज ऑफ क्या? फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स। और क्या हो गया? फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। चाहिए डिलीट, कट कॉपी पेस्ट में कुछ चला गया क्या इसमें से? अच्छा, वो बीच का पोर्शन मुझे लग रहा है कि अभी उसमें निकल गया, जिसमें कि था कि भाई हाई उच्च उपज वाली फसल किस्म किन किन चीजों की, वैरायटीज ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे पोर्शन था, एक एक मिनट, उसके बिना क्या है कि ढंग से समझ नहीं आएगा। एक मिनट समझ लीजिए। हम्म। तो हम्म,
अभिषेक जी, इसमें से ना आप ये फ्रूट्स वेजिटेबल सारे जो है ना, इसको हटा करके यहाँ से लेकर के और थ्रू तक एंड स्पाइसेस यहाँ तक के लिए एक ही वर्ड डाल दीजिए, क्रॉप्स, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ वो नहीं, वो एक्चुअली इसके मूल उसमें है, वही मैं देख रहा था मैं समझ रहा हूँ, वहां समझ पे। रहा हूँ, मैं आपकी हाँ बात समझ कंट्रोल, गया मैं वो। ठीक हाँ, है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, जाता हूँ इसको, मैं ले आता हूँ। अच्छा, हम मानेंगे नहीं, लेके आ गया। हाँ चलिए, ठीक, अच्छी बात है। वो आ गया, हाँ, 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 ठीक चलिए। है। हाँ, तो अब ये आ गया आपका कैरिंग द रिसर्च प्रोग्राम, जो हम यहाँ तक आ रहे थे, अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है फॉर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ, ठीक है, ऑफ तक आ गए। तो उसके बाद में ऑफ फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, आप देखेंगे यहाँ से सीधा सीधा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर प्लांटेशन क्रॉप्स, बागान फसलें, ट्यूबर क्रॉप्स, कंद फसलें, फिर आपका फूलों, औषधियों एवं सुगंधित पौधों, एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, फिर एंड स्पाइसेस थ्रू इट्स 12 नेशनल इंस्टीट्यूट, फिर थ्रू, अब ये किसके थ्रू, अब यहां से आप आ जाइए, थ्रू इट्स 12 नेशनल इंस्टीट्यूट, और फिर जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम लिख दीजिए, 5 डायरेक्टरेट, 6 नेशनल रिसर्च सेंटर्स, 11 ऑल इंडिया coordinated research projects and 5 other projects through their 355 centers located in various ICAR institutes। तो इस तरीके से अगर आप देखें, जो मैं आपको बताना बेसिकली चाह रहा था कि आप अगर उल्टा यहां से शुरू कर रहे हैं, ये तो आपका हो गया डिविजन्स ऑफ ICAR, कैरिंग द रिसर्च प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग, यहां से शुरू यदि आप कर रहे हैं तो आपका अनुवाद अपने आप सेगमेंटेड होकर के और आसान होता चला जाएगा, ठीक है। और यदि आप बीच में ही अनुवाद ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आप ऐसा मान सकते हैं कि एक शैली है अनुवाद करने की, जिसको यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से जो लॉन्ग रन सेंटेंसेस हैं उनका आप अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा सेशन हो गया, ज्यादातर हमारे साथी चले गए, तो कल के लिए जो लीगल अनुवाद है, कल वाला भी आपका ऑलरेडी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर लाइव हो चुका है, उसे आप लोग करें प्रतिदिन, क्योंकि मैं अभी देख रहा था पहले दिन केवल 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कल आज का तो मैंने देखा नहीं, पर कल केवल 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग कम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका रीजन मुझे नहीं पता है। जितने ज्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपको इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई अगर किसी का प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? सर, आपने हॉर्टिकल्चरल साइंस लिखा था, मेरे दिमाग में एग्रो साइंस आया, मैंने वही लिख दिया, तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि कृषि एग्रो विज्ञान साइंस होता है। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्रो साइंस अलग है, मतलब वो तो अलग अलग है ना, टर्म्स ही अलग अलग है, कृषि हो ठीक है। जाएगा ना सर? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन टर्म्स जो होते हैं ना, अब हॉर्टिकल्चर के लिए बिल्कुल एक शब्द रूढ़ है, एग्रो साइंस के लिए बिल्कुल एक शब्द रूढ़ है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, आप लिख दे रही है तो ठीक है, पर गलत तो हो ही जाएगा, पर जी चलेगा, पर चलेगा। लेकिन अब ऐसा कहना गलत हो जाएगा, तो जहां टर्म्स की बात आएगी, पारिभाषिक शब्दावली की बात आएगी, वहां पे तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। सर अगर एकदम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है और मतलब सेंटेंस भी पूरा नहीं हो रहा है और तो उस जगह को खाली छोड़ देना सही होगा या फिर जैसे नहीं नहीं नहीं, बागवानी खाली मत छोड़िए, जो समझ में आए कुछ ना कुछ लिख दीजिए, रेलेवेंट टू द टॉपिक, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। और अगर ओके उससे भी सर। कुछ ना समझ में आए ना, तो ट्रांसलिटरेशन करके और आगे बढ़ जाइए। ओके कुछ ओके भी सर, समझ यही में ना आए पूछ। ना एकदम, लेकिन खाली छोड़ने से देखिए, आप ये समझिए कि आपका जो पैसेज है ना, इट शुड गिव सम मीनिंग, जो आप अनुवाद कर रहे हैं। आप खाली छोड़ देंगे तो क्या मीनिंग देगा वो तो कोई मीनिंग देगा नहीं। तो एट द लास्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो लास्ट आपका रिजॉर्ट क्या रहेगा कि आप उसका ट्रांसलिटरेट करके आगे बढ़ें। पहले तो प्रयास करें कि उससे आसपास नजदीक का कोई भी शब्द ध्यान में यदि आ रहा है तो उससे फिल करके निकल जाए, जिससे कि काम चल जाए। यदि वो भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ट्रांसलिटरेट करके खाली ना छोड़े, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।